अगर हम इन तीनों तरह के जो स्कूल्स हैं उनको इकट्ठा कर लें तो देश में 11,972 सरकारी एलीट स्कूल्स हैं। अब इनकी तुलना हम कुल सरकारी स्कूलों से करते हैं। पिछले साल देश में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 10,22,000 थी। ये तीनों प्रकार के विशिष्ट स्कूल कुल सरकारी स्कूलों का मात्र 1% हैं, लेकिन इन 1% स्कूलों को कुल स्कूली बजट का 29% हिस्सा दिया जा रहा है। इन 1% एलीट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के केवल 2% विद्यार्थी पढ़ते हैं, जबकि शेष 98% विद्यार्थी सामान्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका सीधा गणित यह हुआ कि सरकारी एलीट स्कूलों में पढ़ने वाले मात्र 2% विद्यार्थियों पर बजट का 29% हिस्सा खर्च किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। पिछले 6 सालों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक तरफा प्रचार किया जा रहा है। UGC और शिक्षा मंत्रालय सहित अनेक सरकारी महकमे इसके प्रचार के लिए तिजोरी खोलकर पैसा लुटा रहे हैं। अच्छा होता कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र में रख करके शिक्षा पर शोध करने वाले शिक्षक और विद्यार्थी इसके विमर्श व नीयत को समझते और एक वैकल्पिक विमर्श की रचना करते। लेकिन विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों के जरिए स्वस्थ विमर्श के स्थान पर एक खास नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। ये संस्थान अब अकादमिक केंद्रों की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। एक और तो 80 बनाम 20 के सांप्रदायिक नारे के इर्द गिर्द गोलबंदी की जा रही है, तो दूसरी ओर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 98% बनाम 2% की भयानक असमानता की खाई में धकेल दिया गया है। सरकार ने बजट आवंटन की नीति के जरिए भारत के सरकारी स्कूलों को 99% बनाम 1% में बांट दिया है। जनता जहां 80 बनाम 20 जैसे नारों पर मोहित होती रही, वहीं सरकार ने चुपके से इस असमानता को लागू कर दिया। सरकार ने सरकारी स्कूलों को 1% बनाम 99% और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2% बनाम 98% में किस प्रकार बांटा है, इस पर मैं अभी कुछ देर में विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले हम शिक्षा नीति को समझने में सहायक 2 मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अनिल सतगोपाल भारत के एक जाने माने शिक्षाविद हैं। उनकी विशेषज्ञता नीतिगत दस्तावेजों को समझने और समझाने में है। मुझे उनके साथ कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। प्रोफेसर सतगोपाल ने शिक्षा नीति के विश्लेषण के लिए हमें 2 बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई थीं। पहली यह कि नीति किसी सरकार की मंशा होती है, जिसके जरिए वह राज्य के इरादों को अभिव्यक्त करती है। नीति यह दर्शाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की वास्तविक नीयत क्या है। प्रोफेसर सतगोपाल ने नीति को समझने की दृष्टि से दूसरी बात यह बताई कि नीति केवल वह दस्तावेज नहीं होती जिसे सरकार संसद में पारित करवाती है, बल्कि उस नीति को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेश और अधिसूचनाएं यानी नोटिफिकेशंस भी राज्य की नीति का ही हिस्सा होती हैं। इस तर्क के हिसाब से शिक्षा के लिए आवंटित होने वाला बजट भी सरकार की शिक्षा नीति का एक अनिवार्य पक्ष है। इसका अर्थ यह हुआ कि नीति किसी एक समय पर स्थिर हो जाने वाला दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह लगातार बनती और बदलती रहती है। इसके बनने और बदलने की अभिव्यक्ति बजट आवंटन तथा समय समय पर जारी होने वाले सरकारी आदेशों के माध्यम से होती है। प्रोफेसर सतगोपाल की इन 2 महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से एक उदाहरण लेते हैं। इस नीति में अनेक बुनियादी सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं और यह दावा किया गया है कि इन्हीं को केंद्र में रखकर पूरी नीति तैयार की गई है। इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को पृष्ठ 5 पर लिखा हुआ है।
यह फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि फुल इक्वालिटी एंड इंक्लूजन as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system। अर्थात सभी शैक्षिक फैसलों का मुख्य आधार पूरी तरह से समानता और समावेश को बनाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली में बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को ऐसी शिक्षा नीति बनानी चाहिए जिसमें समानता और समावेशन मुख्य आधार हों, यानी नीतिगत फैसलों में ऐसा कोई पहलू न हो जिससे असमानता बढ़े, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। धरातल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 असमानता को बढ़ा रही है। इसके दो मुख्य नीतिगत पहलू हैं। पहला यह कि शिक्षा के लिए कितना बजट दिया जा रहा है, और दूसरा यह कि उस बजट का उपयोग समानता बढ़ाने के लिए हो रहा है या असमानता को और भी गहरा करने के लिए। यदि आप शिक्षा बजट का विश्लेषण करें तो आपको दो मुख्य प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। पहला रुझान यह है कि शिक्षा के बजट में वास्तविक अर्थों यानी रियल टर्म्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि सांकेतिक रूप से यानी नॉमिनल टर्म्स में आपको आंकड़े बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन महंगाई को समायोजित करने के बाद रियल टर्म्स में शिक्षा बजट में एक ठहराव यानी स्टैग्नेशन साफ नजर आता है। दूसरा रुझान यह है कि स्कूली शिक्षा को मिलने वाले बजट का उपयोग असमानता को बढ़ाने और शिक्षा में अभिजात्यवाद यानी एलिटिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कागज पर तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल सिद्धांत शिक्षा के माध्यम से समानता और समावेशन की बात करता है, लेकिन जमीन पर यह चुनिंदा एलीट स्कूलों और आम जनता के स्कूलों के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा है। पिछले महीने मैंने यह एक अच्छी किताब पढ़ी। इस किताब का नाम है यूनियन बजट्स 2014 to 24 एन एनालिसिस। इस किताब के लेखक हैं नीरज जैन, और ये किताब जो है आकार बुक्स ने प्रकाशित की है। यदि आप भी इस किताब को मंगवाना चाहते या चाहती हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वितरक से संपर्क कर सकते हैं। डाक खर्च सहित इस किताब की कुल कीमत 430 रुपये है। तो साथियों, इस किताब के 10वें अध्याय में वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक के शिक्षा बजट का विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण हमारे सामने कई ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयां उजागर करता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक नारों को कागजी साबित करती है। इस किताब के पृष्ठ संख्या 147 पर एक ग्राफ दिया हुआ है जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ में एक साथ 3 तरह के आंकड़े दर्शाए गए हैं। पहला आंकड़ा है एब्सोल्यूट नंबर्स में शिक्षा का बजट। दूसरा, सरकार के कुल बजट में शिक्षा मंत्रालय के बजट का प्रतिशत, यानी सरकार का कुल बजट कितना होता है और उसमें शिक्षा मंत्रालय को कितना प्रतिशत बजट दिया जाता है। और तीसरा है जीडीपी की तुलना में शिक्षा मंत्रालय के बजट का प्रतिशत, यानी जो भारत की जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत जो है केंद्र सरकार जो है शिक्षा मंत्रालय को दे रही है। ग्राफ में गेरुए रंग के बार वर्ष 2014 से 24 तक के विभिन्न वित्तीय वर्षों में शिक्षा मंत्रालय को मिले बजट को एब्सोल्यूट नंबर्स में दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए बाईं तरफ से पहला बार यह दिखाता है कि साल 2014-15 में शिक्षा मंत्रालय को 82,771 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं दाईं तरफ के आखिरी गेरुए रंग का बार यह बताता है कि साल 2024-25 में शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,20,528 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इन आंकड़ों को सरसरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि 2014 से 2024 के बीच शिक्षा का बजट काफ़ी बढ़ा है। यदि आप भी ऐसा समझ रहे हैं या समझ रही हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि शिक्षा के बजट में आई वास्तविक गिरावट या बढ़ोतरी को समझने के लिए हमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर भी ध्यान देना होगा।
जिन अन्य कारकों पर हमें ध्यान देना चाहिए उनमें से एक मुख्य कारक यह है कि सरकार के कुल बजट में से शिक्षा को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है। इस कारक को आपके सामने दिख रहे ग्राफ में लाल रंग से दर्शाया गया है, यानी जो रेड लाइन है वो इस बात को दर्शा रही है। साल 2014-15 में शिक्षा के लिए कुल बजट का 4.6% मिला था, जिसे 2024-25 में काफ़ी कम कर दिया गया है। साल 2024-25 में बजट अनुमान में शिक्षा को कुल बजट का मात्र 2.5% ही दिया गया था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 2014 से 2024 के इन 10 सालों में सरकार ने कुल बजट के हिस्से में से शिक्षा को मिलने वाले बजट में लगभग 46% की भारी कटौती की है। भारत सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में केवल एक ही आंकड़े को जनता के सामने रखा है। उस प्रेस रिलीज में सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का बजट 82,771 करोड़ से बढ़कर 1,20,528 करोड़ हो जाने का दावा तो किया है, लेकिन इस आधे अधूरे आंकड़े से शिक्षा को लेकर सरकार की असली नीयत का पता नहीं चलता। सरकार की असली नीयत तब उजागर होती है जब हम यह देखते हैं कि कुल बजटीय खर्च में शिक्षा की हिस्सेदारी घटी है या बढ़ी है। और जैसा कि हम देख चुके हैं, कुल बजट में शिक्षा के प्रतिशत हिस्सेदारी में 2014 की तुलना में 2024 तक आते आते 46% की कमी कर दी गई है। शिक्षा के प्रति सरकार की असली नीयत का पता लगाने के लिए एक और आंकड़े पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि 2014 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा था और 2024 में कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफ में नीले रंग की रेखा हमें बताती है कि 2014 में शिक्षा बजट जीडीपी का 0.66% था, जिसे 2024 में घटाकर महज 0.37% कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि 2014 की तुलना में 2024 में जीडीपी के संदर्भ में शिक्षा के बजट में 44% की कटौती की गई है। यदि केवल एब्सोल्यूट नंबर्स यानी वास्तविक संख्या को देखा जाए तो शिक्षा बजट में बढ़ोतरी का एक भ्रम पैदा होता है और सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए ठीक ऐसा ही भ्रम रचकर जनता के सामने परोसा है। लेकिन जब हम इसका विश्लेषण कुल बजटीय आवंटन और जीडीपी के संदर्भ में करते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि 2014 की तुलना में 2024 में शिक्षा के बजट में तकरीबन 45% की वास्तविक कटौती की गई है। एक तरफ तो भारत सरकार ने जीडीपी और कुल बजटीय आवंटन में से शिक्षा को मिलने वाले बजट में लगभग 45% की कटौती की है, तो दूसरी तरफ वह इस बजट का उपयोग स्कूलों में अभिजात्यवाद यानी एलिटिज्म को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। सरकार देश के स्कूलों को एलिट यानी विशिष्ट स्कूलों और कॉमन यानी सामान्य श्रेणी में और ज़्यादा विभाजित कर रही है। इस प्रकार सरकार शिक्षा के भीतर और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को लगातार बढ़ावा दे रही है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक 3 कॉलम की टेबल दिखाई दे रही होगी। इसके पहले कॉलम में 3 प्रकार के विशिष्ट यानी एलिट स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं। ये स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और पीएम श्री स्कूल्स। दूसरे कॉलम में यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2023-24 में स्कूली शिक्षा को मिलने वाले कुल बजट का कितना प्रतिशत इन 3 प्रकार के एलिट स्कूलों को दिया गया था। साल 2023-24 में कुल स्कूली शिक्षा बजट का 23% हिस्सा इन विशिष्ट स्कूलों को दिया गया था। वहीं अगले वर्ष यानी 2024-25 के बजट में इसे लगभग 6% बढ़ाकर 29% कर दिया गया। वर्तमान में इन एलिट स्कूलों की संख्या कितनी है, आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे। यानी केंद्रीय विद्यालय 1252, नवोदय विद्यालय 643 और पीएम श्री जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या इस समय देश में 10,077 है। अगर हम इन तीनों तरह के जो स्कूल्स हैं उनको इकट्ठा कर लें
तो देश में 11,972 सरकारी एलीट स्कूल्स हैं। अब इनकी तुलना हम कुल सरकारी स्कूलों से करते हैं। पिछले साल देश में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 10,22,000 थी। ये तीनों प्रकार के विशिष्ट स्कूल कुल सरकारी स्कूलों का मात्र 1% हैं, लेकिन इन 1% स्कूलों को कुल स्कूली बजट का 29% हिस्सा दिया जा रहा है। इन 1% एलीट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के केवल 2% विद्यार्थी पढ़ते हैं, जबकि शेष 98% विद्यार्थी सामान्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका सीधा गणित यह हुआ कि सरकारी एलीट स्कूलों में पढ़ने वाले मात्र 2% विद्यार्थियों पर बजट का 29% हिस्सा खर्च किया जा रहा है और बाकी के सामान्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 98% विद्यार्थियों के लिए केवल 71% बजट बचता है। इसके बावजूद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बुनियादी सिद्धांत यह दावा कर रहा है कि सरकार ने पूर्ण समानता और समावेशन को केंद्र में रखकर यह नीति बनाई है, जबकि हकीकत यह है कि बजट का यह आवंटन समानता और समावेशन के सिद्धांत के पूरी तरह से खिलाफ है। सरकार के इस असमान बजट आवंटन को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार के पास कुल 100 रुपये हैं और उसे 100 बच्चों को खाना खिलाना है। अब सरकार एक ऐसी नीति बनाती है जिसके तहत वह केवल 2 बच्चों के खाने पर 29 रुपये खर्च करेगी और बाकी 98 बच्चों के भोजन पर महज 71 रुपये खर्च करेगी। इस हिसाब से जहां एलीट स्कूल के एक बच्चे के हिस्से में 14.5 रुपये वाली थाली आएगी, वहीं सामान्य स्कूल के एक बच्चे के हिस्से में मात्र 72 पैसे वाली थाली आएगी। सरकार की बजटीय नीतियों ने शिक्षा के क्षेत्र में इस भयानक असमानता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। संक्षेप में कहा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेजों में पूर्ण समानता और समावेशन के जितने भी ऊंचे ऊंचे दावे किए गए हों, धरातल पर बजटीय आवंटन की सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वास्तविक अर्थों में शिक्षा बजट को बढ़ाने की बजाय सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में एक गहरे अभिजात्यवाद को बढ़ावा दे रही है। देश के मात्र 1% एलीट सरकारी स्कूलों को कुल बजट का 29% हिस्सा सौंप देना और बाकी 99% सामान्य स्कूलों को हाशिए पर धकेल देना किसी भी दृष्टिकोण से समानता की नीति नहीं कही जा सकती है। जहां एलीट स्कूलों के 2% विद्यार्थियों के हिस्से में बजट का एक बड़ा हिस्सा आता है, वहीं सामान्य स्कूलों में पढ़ रहे 98% आम जनता के बच्चे बुनियादी सुविधाओं और सम्मानजनक संसाधनों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज में समता लाने का सबसे बड़ा माध्यम होती है, लेकिन जब राज्य की नीतियां ही चुनिंदा विशिष्ट वर्ग और आम बहुसंख्यक वर्ग के बीच की खाई को चौड़ा करने लगे तो वह नीति समावेशी नहीं बल्कि विभाजनकारी बन जाती है। यदि सरकार वास्तव में भारत के हर बच्चे को बेहतर भविष्य देना चाहती है तो उसे कागजी नैरेटिव और प्रचार की तिजोरियों को बंद कर बजट का न्याय संगत वितरण करना होगा। सच्चे अर्थों में शैक्षिक सुधार तभी संभव है जब 70 पैसे और 14.5 रुपये की थाली का यह अमानवीय अंतर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।